स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सरल आवृत्ति दोलक को पढ़ा और हमने कंपन ऊर्जा स्तरों में कंपन ऊर्जा को भी कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने क्या देखा कि कंपन ऊर्जा स्तर V इजिकल टू 0। ठीक है, हमने कंपन ऊर्जा स्तर V इजिकल टू 0 पे क्या देखा, हमें कितनी एनर्जी मिली, वाइब्रेशन एनर्जी ½ h। ठीक है, तो कंपन ऊर्जा का जो मान है V इजिकल टू 0 पे भी ½ h हमें प्राप्त हुआ आफ्टर कैलकुलेशन। तो इस जो ऊर्जा को हमने क्या कहा, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट स्थिति में नहीं होता, उसमें वाइब्रेशन हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, यानी V इजिकल टू 0 पे भी मॉलिक्यूल क्या करता रहेगा, वाइब्रेट होता रहेगा, इसलिए उसकी वाइब्रेशन एनर्जी हमें कितनी मिली, ½ h। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट फेज में नहीं होता, ऑलवेज क्या होता रहता है, वो वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, और वो जो ऊर्जा है ½ h, उसको ही हमने क्या कहा, 0 पॉइंट एनर्जी। तो जो वाइब्रेशन एनर्जी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को कैलकुलेट करके जो हमें मिली थी, वो क्या थी, EV इजिकल टू V प्लस ½ h। ठीक है, सपोज़ यदि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल है वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल V से हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V' में क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। यदि मॉलिक्यूल ने IR रेडिएशन को क्या किया, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड जो है दो एटम के बीच में, वाइब्रेट करना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब करके वो अपने लोअर एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से मॉलिक्यूल जा रहा है अपने हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल अपने लोअर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में कब प्रमोट होगा, जब उसको ये जो रेडिएशन जो मिल रही है, ठीक है, और वो जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी जो ऊर्जा है वो इन दोनों की लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी, तो ही मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में क्या होगा, प्रमोट होगा। यदि मॉलिक्यूल को क्या उतनी ऊर्जा मिल जाए, कितनी, डेल्टा ई, जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उतनी ऊर्जा यदि मॉलिक्यूल को मिल जाए तो मॉलिक्यूल प्रमोट होगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कि ये h फोटोन यदि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब तब करेगा जब उसकी जो एनर्जी है वो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का क्या होगा, डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी मिल जाएगी, तो मॉलिक्यूल IR रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हायर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल V' से प्रमोट हो रहा है V' में। ठीक है, V' में, और V की लोअर एनर्जी लेवल V की जो एनर्जी है वो हम क्या कर रहे हैं, EV से प्रमोट, EV को EV शो कर रहे हैं, और V' जो हायर एनर्जी लेवल पे जो ऊर्जा है उसको V' से प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है EV' और EV के बीच का, ठीक है, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं V प्लस ½ h। ठीक है, हमें पता है कि जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो क्या है, V प्लस ½ h है, तो V' की जगह हमने यहाँ पर डैश लिख दिया है। ठीक है, तो V' प्लस ½ h माइनस V प्लस ½ h। ठीक है, यहाँ पर हम V ले रहे हैं, तो जो फाइनल हमें कैलकुलेशन के बाद में जो मिलेगा वो क्या है, V' माइनस VH, यानी जो डिफरेंस है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, h का। ठीक है, सिलेक्शन रूल फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है कि मॉलिक्यूल में जो प्रमोशन होगा वो क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में V इजिकल टू +-1,
मॉलिक्यूल 1 वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से 2 में, 2 से 3 में, 3 to 4 में, प्लस माइनस 1 एक का डिफरेंस आना चाहिए। 1 से 2 में ही जा सकता है, 2 से 3 में ही जा सकता है, 3 से 4 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, या फिर 2 से 1 में जा सकता है यदि इमिशन होगा तो, 3 से 2 में जा सकता है और 4 से 3 में जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल 1 से सीधे 3 में चला जाए, 2 से सीधे 4 में चला जाए। ठीक है, यानी डेल्टा वी का मान क्या होना है, प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ 1 से 3 में जाने पे हमें मिल रहा है। ठीक है, 2 से 4 में जाने पे मिल रहा है डेल्टा वी कितना हो रहा है, प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 1 ही होना चाहिए, कि वो ही ट्रांजिशन अलाउड होंगे जहाँ ट्रांजिशन वी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1। यानी हम ये बात करें कि अभी हम कह रहे थे कि जो भी ट्रांजिशन होगा वो एच न्यू का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो क्या क्या होना चाहिए, प्लस वी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, यानी यूनिट में होना चाहिए। तो ये ऑलवेज क्या आएगा हमारे पास में 1। ठीक है, यदि 1 से 2 में जाएगा तो भी यहाँ पर क्या आएगा 1 एच न्यू, 2 से 3 में जाएगा तो 3 माइनस 2 क्या आया 1, फिर भी एच न्यू, 3 से 4 में जा रहा है तो 4 माइनस 3 क्या आया 1। यानी जितने भी ट्रांजिशन होंगे तो वहाँ पर कितनी ऊर्जा हमें ज़रूरत होगी, एच न्यू की ऊर्जा की ज़रूरत होगी ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, यानी जो एक लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर, यदि मॉलिक्यूल के जो हमने वाइब्रेशन एनर्जी लेवल देखे थे, ठीक है, सिलेक्शन रूल के अनुसार कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4। ठीक है, और हम देख रहे थे हमें क्या ऊर्जा मिल रही है, एच न्यू। ठीक है, ऑलवेज। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल 0 से सीधे 2 में जाए, या 0 से सीधे 4 में जाए, या 0 से सीधे 3 में जाए। ठीक है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 4 का डिफरेंस नहीं आना चाहिए, हमेशा प्लस माइनस 1 का ही डिफरेंस आना चाहिए। और स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आ रहा है हमारे पास में, एच न्यू ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। IR स्पेक्ट्रा हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट K ऑफ अ बॉन्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, कि हमें IR स्पेक्ट्रा की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, हम किसी भी मॉलिक्यूल के फोर्स कांस्टेंट का मान हम पता कर लेंगे। ठीक है, और यदि हमें फोर्स कांस्टेंट का मान पता चल गया तो हम उस मॉलिक्यूल की है स्ट्रेंथ का भी पता लगा लेंगे कि वो मॉलिक्यूल उसमें उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू बार इज इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, तो इससे हम के का मान यदि हम निकालें, फोर्स कांस्टेंट का मान निकालें, तो हमारे पास में आता है 4 पाई स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। ठीक है, यहाँ सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर